ईमानदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about allotrophy from chapter number इसका नाम है एलोट्रॉफी। होती क्या है ज़रा इसको हम समझते हैं। एलोट्रॉफी बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट which has same chemical properties but having different physical properties। यानी कि एलिमेंट है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो कार्बन की एलोट्रॉफिक फॉर्म आती हैं वो कौन कौन सी आएंगी। एक कहलाती है आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक है एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, अब ये जो आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये तीन है, 1, 2 और 3। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होंगी, क्रिस्टलाइन उसे कहते हैं जिसका परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप हो। डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल। और एमॉर्फस फॉर्म में कोल, कोक और चारकोल। अब देखें ये बेसिकली ये डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल हैं क्या। डायमंड भी आपका कार्बन है, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन है, बकीबॉल भी आपका कार्बन है, कोल भी आपका कार्बन है, कोक भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। इन सब के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है, सबका सिंबल सी है, सबका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। आपको पता है डायमंड का शेप अलग है, डायमंड का कलर डिफरेंट है। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल की नोक होती है ये बिल्कुल डिफरेंट है। बकी बॉल एक सॉकर बॉल टाइप कार्बन होता है जिसमें 60 कार्बन आपस में चेंज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये कोल, कोक एंड चारकोल ये सब है क्या, ये सब कोयला है। कोक, कोल जो है वो आपका एशिस वाला कोयला होता है, कोक आपका जो पत्थर वाला कोयला होता है, चारकोल जो लकड़ी को जलाओ जो कोयला बनता है उसे हम चारकोल कहते हैं। तो बेसिकली ये सब के सब कार्बन है लेकिन कार्बन की अलग अलग शक्लें हैं, इसलिए हम कहेंगे दीज ऑल आर दी एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें डायमंड के बारे में, हमारे पास सिलेबस में डायमंड और ग्रेफाइट इन्होंने कहा है कि इसको जरा हम डिफाइन कर देते हैं। डायमंड, डायमंड के मुतालिक हम ये कहते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है भाई। दूसरा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज इन कटिंग, इतना हार्डेस्ट है कि कटिंग और ड्रिलिंग पर्पस में भी आता है इस्तेमाल। इसके अलावा यूज एज स्टोन इन
ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। बैड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसका ऑक्टाहेड्रल क्यूबिक टाइप शेप होता है। इसमें कार्बन कोवलेंटली बॉन्ड के जरिए से जुड़ा होता है विद अदर कार्बन्स, इसलिए ये हार्डेस्ट होता है। जैसे कि एक कार्बन है तो ये दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो एक ये इस तरीके का क्यूबिक टाइप शेप दे देता है, सही है। चूंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं इस तरह, तो ये ऑक्टाहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है। ये तो डायमंड की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट बेसिकली क्या है? ग्रेफाइट भी एक कार्बन है, ठीक है। इसका पहला होगा इट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर, सही है। इट इज सॉफ्ट, ठीक है जी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर, अगर पेपर पे इसको रगड़ो तो ये काला निशान छोड़ देता है। यही वजह है कि इट इज यूज इन मेकिंग पेंसिल, इसलिए ये पेंसिल बनाने के काम आता है। इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विथ लेयर फॉर्म, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है लेकिन लेयर्स की तरह। कैसे? ये इस तरीके का ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है, इस तरीके का। इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और नीचे भी इसी तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और फिर ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में ये लेयर्स की सूरत में जुड़े हुए होते हैं इस तरह। इस तरीके से ये लेयर्स की सूरत में जुड़े होते हैं। तो जब भी ये किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो इनकी लेयर टूट जाती है, यही वजह है कि ये बिखर जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब इसको पेंसिल को रगड़ते हैं ना आप पेपर पे, तो ये ब्लैक मार्क देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो और ये गुड कंडक्टर होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोड यूज होती है ना, कैथोड और एनोड, वो बनाने में भी ये काम आती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक
एलोट्रॉफिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर की एलोट्रॉफिक फॉर्म देखते हैं भाई। हमारे पास 3 है एलोट्रॉफिक फॉर्म। एक कहलाती है रोम्बिक सल्फर, एक कहलाती है मोनोक्लिनिक सल्फर और एक कहलाती है प्लास्टिक सल्फर। यानी कि ये तीनों शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन बेसिकली केमिकली ये सारे के सारे सल्फर ही हैं। ठीक है, अब इनकी क्या क्या खासियतें हैं। नंबर 1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्फा सल्फर। इसको हम एल्फा सल्फर कहते हैं, इसको हम बीटा सल्फर कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड गामा सल्फर। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर। रोम्बिक सल्फर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है सल्फर की, यानी कि इसका एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। मोनोक्लिनिक सल्फर भी आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जबकि प्लास्टिक सल्फर आपका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इसका मतलब है कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक का शेप होगा, जबकि प्लास्टिक सल्फर का कोई शेप नहीं होगा। ठीक है जी। तीसरी बात, रोम्बिक सल्फर का जो शेप होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। इसमें सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह इसका एक शेप होता है रोम्बिक सल्फर का। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा बनाता है ये इस तरीके का ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है ये। ठीक है, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं, इस तरह ये 4 यूं बन गए। ठीक है, अब फिर मैं इससे बताता हूं कि ये एक इसके साथ जुड़ा, ये एक इसके साथ जुड़ा, इसी तरीके से ये एक अंदर से इसके साथ जुड़ा, एक इसके साथ जुड़ा। इस तरीके का इसका एक शेप बनता है रोम्बिक सल्फर का। ठीक है, जबकि इसका निडल शेप स्ट्रक्चर होता है सुई की तरह। ठीक है, यानी कि बिल्कुल इस टाइप का शेप होता है। अब प्लास्टिक सल्फर का कोई शेप ही नहीं होता, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसकी मूवमेंट होती है जिग-जैग मूवमेंट, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। जिग-जैग मूवमेंट होती है सल्फर पार्टिकल की, इस तरह की। ठीक है जी। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये है रोम्बिक सल्फर और ये है मोनोक्लिनिक सल्फर। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में ही अपनी शक्ल चेंज करेंगे। तो ये चेंज करते हैं 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो ये जो 96 सेल्सियस टेम्परेचर है, ये कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर रोम्बिक कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक में। ये देखें, ये मैं रेड से बता रहा हूँ। अगर 96 से टेम्परेचर ऊपर हुआ तो रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में बन जाएगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल से शेप छोड़ के निडल शेप हो जाएगा। और अगर इसका टेम्परेचर कम किया तो मोनोक्लिनिक वापस क्या बन जाएगा, रोम्बिक सल्फर बन जाएगा। सही है भाई। तो
ये हमारे पास जो है वो, अच्छा तीसरी एक अहम बात कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑफ सल्फर ये होता है 113 डिग्री से 119 डिग्री तक, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का होता है 444 डिग्री। ठीक है, जब आप सल्फर को बॉईल करोगे 444 डिग्री पर और फिर उसमें ऐड कर दोगे कोल्ड वाटर, सही है, तो क्या होगा, ये प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी सल्फर से बनने वाला एक कंपाउंड है, और इसी सल्फर से बनने वाला कंपाउंड है। अब हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला है H2S। ठीक है, ये पॉइजनस गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बनती कैसे है, यानी कि फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रीपरेशन। बहुत आसान है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस लूं उसको सल्फर के साथ रिएक्ट कर दूं, यानी कि रिएक्ट किस तरह करूं कि हीट करूं 600 डिग्री पर, तो एक गैस बन जाएगी जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है जी। एक और भी तरीका है कि अगर मैं जिंक सल्फाइड लूं और उसमें मैं HCl डाल दूं, तो जिंक जो है वो इस क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। ठीक है, इधर आप 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एक और भी तरीका है कि अगर मैं आयरन सल्फाइड लूं और HCl के साथ रिएक्ट कर दूं, तो HCl कह रहा हूं, सॉरी, H2SO4 के साथ रिएक्ट करूं तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4, और क्या बन जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो प्रीपरेशन है। अच्छा जी, अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें इसकी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास पहला आएगा कि कलरलेस गैस है ये विथ रॉटन एग स्मेल। पॉइजनस गैस है ये। ठीक है जी, इसका मेल्टिंग पॉइंट 86.5 डिग्री है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -60.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1, ये जो H2S है ये बेसिकली एक वीक एसिड है, यानी कि पानी में ये अपने हाइड्रोजन जो है वो देर से देगा। यानी कि अगर मैं H2S को
वाटर पे डिसॉल्व करता हूँ तो ये अपना हाइड्रोजन इसको देगा, H3O प्लस बनाएगा और HS माइनस देगा, यानी कि एक हाइड्रोजन दिया ना, ये काफी देर में देगा। फिर इसी HS को दोबारा वाटर के अंदर रिएक्ट कराऊंगा तो फिर ये हाइड्रोजन दोबारा लूज करेगा, H3O प्लस दोबारा बन जाएगा और H डबल माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन देना, इसकी वीक एसिड वाली क्वालिटी नहीं है। वाटर तो असल में हाइड्रोजन ले लेता है, वीक एसिड वाली क्वालिटी ये है कि ये देर से हाइड्रोजन देगा, इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत स्लो होती है, ये देर से देगा, इसलिए हम इसको कहते हैं वीक एसिड। ठीक है जी, लेकिन बहरहाल एसिड तो है ना ये। इसी तरीके से अगर ये रिएक्ट करे विथ बेस, अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करे तो बेसिकली खुद तो ये एसिड है ना, तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। मिसाल के तौर पे H2S को आपने NaOH अल्काली के साथ रिएक्ट किया तो ये NaHS बनाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्ट, और ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर बनाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हेलोजिन के साथ रिएक्ट करें, हेलोजिन किसे कहते हैं, एक्स को, यानी कि ग्रुप 7 के एलिमेंट। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड, हेलोजन हमने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाएगा, सल्फर अलग कर देगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करेगा एक लिहाज से। इसी तरीके से और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप देख लीजिएगा। ये इसकी मेजर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास सल्फर से एक कंपाउंड तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। अब सल्फर से हमारा एक और बड़ा मशहूर कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और याद रखिएगा बुक में इसका एक और नाम दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल। ये ऑयल ऑफ विट्रॉल बेसिकली है क्या, ये असल में प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। अब ये जो हमारे पास, ये मैंने H2SO2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है बल्कि H2SO4 है ये। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, इसका कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन सल्फेट। SO4 सल्फेट को कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, कॉमन नेम इसका सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, और प्योर कंसंट्रेटेड H2SO4 कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल को। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन जो होती है, यानी कि इट इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सही है, एक प्रोसेस के तहत बनता है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब हम H2SO4 को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करना सीखेंगे कि कैसे प्रिपेयर होता है। ये बेसिकली 4 स्टेप में प्रिपेयर होता है। पहला कहलाता है स्टेप 1, उसके बाद कहलाएगा स्टेप 2, उसके बाद है आपके पास स्टेप 3, और उसके बाद है आपके पास स्टेप 4। 4 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ SO2 बनती है। सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ SO3 बनता है, और तीसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ओलियम बनता है, जिसको हम कहते हैं H2S2O7, और लास्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बनता है, और ये बनता है 100% प्योर।
अब ये 4 स्टेप में कैसे बनता है, अलग अलग कंटेनर में बनता है, इसको टावर कहते हैं हम। अब कैसे बनता है SO2? हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, हमारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसको हम फिल्टर करते हैं, इसमें से डस्ट रिमूव करते हैं SO2 को। फिर सेकंड स्टेप में ये जो SO2 होता है, इसको हम फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन SO3 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं V2O5। इस V2O5 को हम कहते हैं वैनाडियम, वैनाडियम डी है ये, पेंटा ऑक्साइड। ठीक है जी। तो जब हम ये कैटलिस्ट यूज करते हैं तब हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फिर उसके बाद इस सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। ये H2SO4 कहां से आता है? जो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया होगा। तो हमारे पास बन जाएगा H2S2O7, जिसको हम ओलियम कहते हैं। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में H2S2O7 को हम वाटर का स्प्रे कराएंगे और हमारे पास बन जाएगा H2SO4। ठीक है, याद रखिएगा ये मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, आप इसको बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है और पेपर के अंदर अनबैलेंस इक्वेशन की कोई वैल्यू नहीं है, यू हैव टू बैलेंस इट। ठीक है, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली एक एसिड है, तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी सारी एसिड वाली होंगी। इसका सोर टेस्ट होगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, पानी के अंदर आयोनाइज हो जाएगा, बल्कि ये डाई बेसिक एसिड है, 2 दफा पानी में अपने H+ आइन देता है। इसके अलावा बेस के साथ मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, मेटल के साथ मिलेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो इसकी जितनी भी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है सारी इसकी एसिड वाली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, आप बुक से फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा 2 चीजें बड़ी अहम है। यस, बैलेंस करने के लिए आपने इसको बैलेंस करना है। मैं एक बैलेंस करके दिखा देता हूँ ना, चलें। जैसे ये देखें आप, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, आपने 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए, बैलेंस। इसी तरीके से ये वाली आपकी ऑलरेडी बैलेंस है। इसमें अगर आप यहाँ 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, 2 चीजें बड़ी अहम है, वो समझ लें, फिर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है ये सल्फ्यूरिक एसिड। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो एटमॉस्फेयर से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरी बात क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो किसी भी कंपाउंड में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं लेता हूं इथाइल अल्कोहल C2H5OH और इसमें मैं H2SO4 डाल देता हूं, ये इसको मीथेन बना देगा। सही है, C2H4 और पानी अलग कर देगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी को अलग कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हुई। अब हमारे पास 3 टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं। एक है हमारे पास नेल्सन सेल क्लोरीन बनाने का, एक कैसनर कैलनर सेल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, तो एक दफा और डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग।